नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है और हमारी गुजरात इलेक्शन पर विशेष कवरेज लगातार साबरमती रिवर फ्रंट से जारी है। आज गुजरात में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया। गुजरात में 2 फेज में चुनाव होंगे, जिसमें 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। पहले की तरह 2 फेज के चुनाव के बाद हिमाचल के नतीजों के साथ 8 दिसंबर को गुजरात की पिक्चर क्लियर हो जाएगी और मतदाताओं ने क्या मत डालकर तय किया है वो सबके सामने होगा। लेकिन इससे पहले तारीखों का ऐलान होते ही सभी पार्टियां अपने अपने पक्ष के दावे कर रही हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कहा कि गुजरात एक बार फिर डबल इंजन की सरकार के लिए तैयार है और बड़े बहुमत के साथ बीजेपी वापसी कर रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग पर सवाल उठाए गए तो केजरीवाल गुजराती भाषा में खुद गुजरातियों को लुभाने की कोशिश करते हुए नजर आए और कहा कि एक मौका आम आदमी पार्टी को जरूर दें। चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ तो असदुद्दीन ओवैसी भी मीडिया के सामने आए और कहा कि अल्पसंख्यकों की लीडरशिप को डेवलप करना उनके लिए गुजरात के चुनाव का एजेंडा होगा। हालांकि दलितों और आदिवासियों के साथ की बात भी खुद ओवैसी करते नजर आए। तो आज चुनाव की तारीखों के बाद बयानबाजी कैसे चली, सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। તમે મને તમારો ભાઈ માનો છો ને, આપના પરિવારનો હિસ્સો માનો છો ને, મને આટલો પ્રેમ કરવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર। હું આપને વચન આપું છું કે તમારો ભાઈ બનીને તમારા પરિવારની જવાબદારી સંભાળીશ, તમને મોંઘવારીમાંથી મુક્તિ અપાવીશ, તમારી વીજળી ફ્રી કરી દઈશ, આપના બાળકો માટે શાનદાર સ્કૂલ બનાવડાવીશ, આપના પરિવારની સારવાર માટે શાનદાર હોસ્પિટલ બનાવડાવીશ, તમારા બાળકો માટે રોજગારની વ્યવસ્થા કરીશ, તમને અયોધ્યા શ્રી રામચંદ્રના દર્શન કરવા લઈ જઈશ। બસ એક બાર એક મોકો આપો, જીવનભર તમારો ભાઈ બનીને રહીશ। जीवन भर तुम्हारा भाई बन के रहूंगा, गुजराती में गुजरातियों को लुभाने की कोशिश करते अरविंद केजरीवाल दिखे। तारीखों का ऐलान हो गया है और इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। इसके अलावा डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर और गुजरात पर बेहद करीबी नजर रखने वाले निर्णय भी हमारे साथ मौजूद है। शुरुआत बीजेपी के प्रवक्ता नरसिम्हा राव जी से करते हैं। सर, 1995 के बाद बीजेपी लगातार चुनाव जीतती आ रही है। इस चुनाव में उतरने से पहले बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री चेहरे समेत पूरी कैबिनेट को बदल दिया। तो क्या माना जाए कि आपने एंटी इनकम्बेंसी को खत्म कर दिया है और आप इस चुनाव में आत्मविश्वास के साथ उतर रहे हैं, या अभी भी एंटी इनकम्बेंसी कोई चुनौती है? आप गुजरात में किसी भी क्षेत्र में जाकर आइए, एंटी इनकम्बेंसी मतलब सरकार विरोधी स्वर आपको कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको केवल और केवल विरोधी खेमे में जिस प्रकार नाराजगी है वही सुनने को मिलेगा। भाजपा के सरकार 27 साल के वहां सत्ता में रहने के बावजूद आज भी गुजरात की चाहत है भारतीय जनता पार्टी। जिस प्रकार अभूतपूर्व वहां विकास का काम हुआ है, प्रधानमंत्री जी मोदी जी के पिछले 8.5 के कार्यकाल में डबल इंजन सरकार के नाते जिस प्रकार विकास में और जो गति आई है, मुख्यमंत्री जब थे नरेंद्र भाई तब भी विकास का बहुत विकास हुआ था, बट लेकिन उस समय दिल्ली में जो कांग्रेस बैठी हुई सरकार गुजरात की समर्थन नहीं करती थी। आज दोनों जगह भाजपा सरकार होने के कारण गुजरात के विकास में एक अभूतपूर्व एक तेजी आई है और हर नागरिक इसका अनुभव कर रहे हैं। तो इसलिए मैं मानता हूं यहां कोई एंटी इनकम्बेंसी के नाम का कोई जिक्र ही नहीं हो सकता है। पूरे गुजरात के चुनाव में एक बड़ी गुजरात की जनता भाजपा को और एक बार एक बड़ी आशीर्वाद देने वाली है।
मैं भी गुजरात के दौरे पर आज ही लौटा हूं। मैं जो अनुभव अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, बड़ी और भव्य जीत होगी। केवल और केवल भाजपा है और कुछ दिखता ही नहीं। भाजपा के अलावा कुछ नहीं है। अजय जी, भाजपा को आप अकेले चुनौती दे पाएंगे या इसमें आपको आम आदमी पार्टी के सहयोग की जरूरत दिखाई दे रही है? देखिए, अभी जीबी नरसिंह राव साहब भाजपा के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें की और कहा कि अभूतपूर्व विकास हुआ है और कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। पहले तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, तो 14 के बाद मोदी जी के जाने के बाद 3-3 मुख्यमंत्री बदले और इस बार तो ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री छोड़िए, मंत्री संतरी छोटे से लेकर के सारे लोगों को इन्होंने परिवर्तित कर दिया। आखिर सब ठीक चल रहा था तो रूपानी जी ही सही, क्यों उनको रखा? उससे पहले आनंदी पटेल साहब, जो बेन पटेल साहिबा थी, वही रहती। तीसरी बात जो कहा इन्होंने, अभूतपूर्व विकास, वाकई बहुत विकास हुआ है गुजरात में। हम भी अभी गुजरात घूमकर, राजकोट और सौराष्ट्र रीजन घूमकर आए हैं। विकास का आलम यह है कि डाटा पर बात होनी चाहिए, सिर्फ लच्छाधारी शब्दों पर नहीं। और डाटा ये कहता है कि 94-95 में जो गुजरात का विकास, जब हम कांग्रेस की सरकार थी, 18% की गति से आगे बढ़ रही थी। आज जो हालात है 1.3% निगेटिव में चली गई है। विकास का ये आलम है। विकास इस लेवल पर है कि निवेशकों का अब विश्वास उठ रहा है। विकास का ये आलम है कि जो गरीबी रेखा बीपीएल के नीचे जो लोग हैं, लगभग जो है 31.5 लाख फैमिली है, और यदि उसको एक फैमिली में 5 मेंबर होंगे तो लगभग 1.5 करोड़, टोटल 6.5 करोड़ की जनसंख्या में 1.5 करोड़ लोग बीपीएल फैमिली में आ गए हैं। ये हाल है। हाँ, पेट्रोल डीजल का विकास जरूर हुआ है उसके दाम की, और घरेलू गैस जो सिलेंडर 400 में हम देते थे, ये 1060 से के पार करा दिया। ये डाटा आप दूसरी बात, जनता 10 तक सेकंड दीजिए। टीवी पे दूसरी बैठ बात के ही बताएंगे, आपके नेता जमीन पर चुनाव प्रचार करने के लिए उतरेंगे। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं, अगर ये इतना डेटा आपके पास है तो बीजेपी को चुनौती कौन दे रहा है, आप या आम आदमी पार्टी? पवन जी, मैं कांग्रेस पार्टी के लोग ही वहां चुनौती दे रहे हैं। आप और तुम कोई वहां नहीं है, हम हैं। और हम का मतलब कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के समर्थित जो लोग हैं, इस सरकार से जो दुखी हैं, इस सरकार को जो जिस तरह लगातार भय, भूख और भ्रष्टाचार का वहां काम की है, उससे लोग दुखी हैं। कर्ज के नाम पे जो वहां पे बंदरबाट हुआ है, आपने देखा देश में भी और राज्यों में भी। आज 15 साल में 3 गुना ज्यादा कर्ज गुजरात पर है। 4 लाख करोड़ का लायबिलिटी है। हर गुजराती भाइयों के सिर पर 65,000 रुपए की लोन जो है इस सरकार ने बढ़ा दिया है। ये विकास है, और इसी विकास को लेकर के लोग देख सर, रहे आपने हैं। डेटा दे दिया। मेरा एक डेटा सुन लीजिए, एक सवाल सुन लीजिए। देखिए, एक सवाल सिर्फ ये है कि खुद कांग्रेस के जो यहाँ नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हम आम आदमी पार्टी के साथ समझौता करने के लिए तैयार हैं। क्या आप सचमुच कांग्रेस पार्टी जहां 41% वोट पाती है, वो सचमुच आम आदमी के भरोसे हो गई आज के दिन? ये फेक न्यूज है। जो बात कही गई थी उसको सही दृष्टिकोण से, सही लाइन के साथ रिप्रेजेंट करना चाहिए था। हमारे नेता से, आप जैसे वरिष्ठ जो शुद्धि पत्रकार, जब कोई प्रश्न पूछे, हाँ, हमारे एक नेता से जरूर प्रश्न पूछा गया, आपके जैसे कोई पत्रकार भाई ने पूछा होगा कि भाई यदि जरूरत पड़ी तो आप क्या करेंगे? हमारे लोगों ने कहा यदि आम आदमी पार्टी आपको आके समर्थन दे, हम तो कह रहे हैं अभी ही समर्थन दीजिए, भाजपा हराना है। आप झूठ का जो वहां भाजपा का बी टीम बन के खेल रहे हैं, पूरा गुजरात का लोग जान रहा है। गुजरात की जनता भाजपा से मुक्ति चाहती है, और आप आम आदमी पार्टी जो है गुजरात के जनता के साथ धोखा करने के लिए भाजपा के साथ मिली भगत करके आज काम कर रही है। उससे मुक्ति चाहिए गुजरात की जनता को भाजपा से। आम आदमी पार्टी चाहती है कि वोट का बंटवारा हो, लेकिन बीजेपी से ले लेते हैं। जनता समझ रही है। ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भाजपा की भी टीम है, विरोध की वोट बांटने के लिए अब की बार अरविंद केजरीवाल मैदान में है। सब जानते हैं, पूरा देश देख रहा है। मुझसे पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, देखिए, हम भाजपा अपने दम पर, अपने काम के 25-27 साल में वहां सत्ता में रहकर जो जनता का सेवा किया है, विकास की सेवा किया है, उसके बदौलत बार बार जीतती है। कोई दूसरे पार्टियों के मुझे जैसा मैंने कहा, आज विपक्ष में बिखराव दिख रहा है। सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी एक बड़े जनसमर्थन के साथ
और किसी और के कारण नहीं। हमें इसमें चुनाव में कांग्रेस को फिर एक बार हराना है। कांग्रेस ही यहां मुख्य विपक्षी दल है। कांग्रेस यानी विनाश। विकास कभी कांग्रेस के साथ विकास का लब्धि हो नहीं सकती है। तो इसलिए जनता फिर एक बार कांग्रेस को नकारने वाली है और भाजपा को बड़ी जीत दिलाने वाली है गुजरात में। इसको लेकर हमारे मन में कोई किसी प्रकार का संकोच नहीं है। कोई संकोच नहीं है। देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, आप जब दिल्ली से बैठ के देखते हैं तो आम आदमी पार्टी की गुजरात के चुनाव में क्या भूमिका नजर आती है? कांग्रेस बीजेपी की बी टीम बता रही है, बीजेपी कह रही है कि ये कांग्रेस हमारे शहरी मतदाता काट सकते हैं। कुछ नेताओं से हमारी बात हुई तो बीजेपी की इस रणनीति में आम आदमी कहां खड़ी नजर आ रही है? बीजेपी के लिए आम आदमी का क्या असर होगा? नहीं, बीजेपी के लिहाज से तो कहीं भी दोनों सेम पेज पे ना थे कभी ना कभी हो सकते हैं। इसमें तो कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। और ये जो कटुता है, आप देखते हैं कि किस लेवल की कटुता है कि पर्सनल अटैक में भी परहेज नहीं होता। तो वहाँ पर तो किसी को ये भ्रम नहीं रहना चाहिए कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एकदम से अलग अलग पेज पे रहते हैं। कांग्रेस के साथ निश्चित तौर पर एक नज़दीकी समझी जा सकती है इस लिहाज से कि दोनों के जो कॉमन एनिमी है बीजेपी, तो उसमें दोनों सेम पेज पे आ सकते हैं उस लिहाज से कि चलो अगर बीजेपी को बीट करना है तो दोनों में आपस में एक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। जो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग जो पॉलिटिक्स में होती है वो एक हो सकती है। उस लिहाज से दोनों एक करीब आ सकते हैं एक दूसरे के कि शहर में अगर आम आदमी पार्टी किसी सीट पे बीजेपी को हराते हुए नजर आए तो वहाँ पे कांग्रेस के जो वोटर्स हैं वो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को जीता है जो एंटी बीजेपी वोट है। दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में अगर कांग्रेस पार्टी अच्छा कर रही है तो वहाँ पे इस रणनीति को अख्तियार किया जाए। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी के साथ तो आम आदमी पार्टी का इक्वेशन एक ही मामले में बीजेपी को सूट करता है कि कहीं भी अगर ट्रायंगुलर फाइट होती है तो वो बीजेपी के लिए भी, किसी भी दल के लिए मुफीद स्थिति होगी, बीजेपी के लिए भी मुफीद स्थिति होगी। लेकिन बीजेपी ये कतई नहीं चाहेगी कि गुजरात में आम आदमी पार्टी को कुछ सीटें भी आ जाए। मैं कुछ सीट के लिहाज से इस बात कर रहा हूँ कि बीजेपी के कई नेताओं का ये कहना था कि वो ये नहीं समझते कि 4 से 5 सीट भी आम आदमी पार्टी को आनी चाहिए। अगर इस प्रकार की धारणा रखी जा रही है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को लेकर बीजेपी की स्ट्रेटजी क्या है। पवन? निर्णय जी, एक सवाल ये कि कांग्रेस पार्टी जो इनएक्टिव है, कह रहे हैं कि हम जमीन पे काम कर रहे हैं, चर्चा में नहीं है, लोगों से पूछते हैं तो लोगों की जुबान पर नहीं आती, ये कांग्रेस की कौन सी रणनीति है जो आप कुछ समझ पा रहे हैं? देखिए पवन, हम कांग्रेस की रणनीति को किस तरह से देखते हैं उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि बीजेपी कांग्रेस की रणनीति को किस तरह देखती है। मैं इसका आपको एक क्लासिक एग्जांपल बताता हूँ। आप को जो मैं आंकड़े दूंगा और जो अभी आपको मैं जानकारी शेयर आपके साथ कर रहा हूँ, इससे आप समझ जाएंगे कि कांग्रेस किस पेज पे है, कैसे खेल रही है और बीजेपी उसे काउंटर करने के लिए क्या कर रही है। पीछे बीजेपी के हेडक्वार्टर में इस वक्त जो मीटिंग चल रही है पार्लियामेंट्री बोर्ड की, आप देखिए आज से गुजरात के कैंडिडेट के चयन की चर्चा शुरू हो जाएगी, जो फिर नाम जाएंगे दिल्ली में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिन 13 डिस्ट्रिक्ट्स को इसमें चुना गया है, जिन 13 इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट्स को चुना गया है इस डिस्कशन के लिए, ये इनमें 47 सीटें हैं पवन। और गौर करने वाली बात यह है कि इन 47 सीटों में से बीजेपी ने 2017 में महज 17 सीटें जीती थी, 25 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, 2 निर्दलीय, 2 बीटीपी और 1 एनसीपी ने जीती थी। यानी आप देखिए कि ये वो इलाका है जहां बीजेपी 47 में से 30 सीटें माइनस में थी। यानी बीजेपी किसी भी हिसाब से कांग्रेस को या अन्य लोगों को हल्के में नहीं ले रही है। सबसे पहले कवायद शुरू की है, उन एरियाज में फोकस किया है जहां बीजेपी सबसे ज़्यादा वीक थी 2017 में। हालांकि 2017 के बाद साबरमती नदी में बहुत पानी बह गया जहां आप खड़े हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की जो प्लानिंग है, बीजेपी का जो पूरा एक प्रोटोकॉल जो फॉलो करती है इलेक्शन लड़ने के लिए, किस लेवल पे प्लानिंग करते हैं, किस लेवल की सोच है जो नेता है उनकी, वो आज के डिस्कशन से आपको पता चलेगा कि सबसे पहले आप उन एरियाज़ को टारगेट कर रहे हैं जहां कांग्रेस को माना जाता है कि ट्रेडिशनली बहुत स्ट्रांग है और जो कि दावे किए जा रहे हैं कि प्रचार दिख नहीं रहा है, लेकिन वो अपनी खाट परिषद से और डोर टू डोर कैंपेन से लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ये वो इलाके हैं जहां पे मैं आपको बता दूं कि आज़ादी के बाद से, जब से गुजरात का फॉर्मेशन हुआ, तब से कांग्रेस काफ़ी स्ट्रांग रही है। ये वोट उसकी तरफ से
मतलब बहुत ही रेयर ऐसे इंसिडेंसेस हुए होंगे जब उसकी तरफ से खिसका होगा। लोकसभा का गणित थोड़ा दूसरा होता है, पिछले 2 बार से तो बिल्कुल ही बदल चुका है क्योंकि मोदी का चेहरा सामने था। लेकिन विधानसभा के बारे में मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस हमेशा से यहाँ ट्रेडिशनली काफ़ी स्ट्रांग रही है और ऐसे में आप देखिए कि बीजेपी उन्हीं एरियाज़ को सबसे पहले फोकस कर रही है, उस पर पूरा ध्यान डाइवर्ट कर रही है। एक दिन पूरा इसके ऊपर लगाया जाएगा, एक एक निरीक्षक से, एक एक जो भी प्रस्तावक हैं, जो भी लोग कंसर्न है उस सीट से, उनसे बात की जा रही है। तो आज अहम चर्चा कर रहे हैं गुजरात चुनाव पर। तारीखों का ऐलान हो चुका है। फिलहाल ब्रेक से पहले निर्णय जी बता रहे थे किस तरीके से बीजेपी अपनी कमजोरी पर फोकस कर रही है। सवाल उठता है कि कांग्रेस क्या कर रही है। अजय जी, सवाल यह है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता मजबूत हैं, ये आपके विरोधी भी मानते हैं। 41% का आपका वोट शेयर है, बावजूद इसके अभी तक राहुल गांधी यहां दिखाई नहीं दिए हैं। ये कौन सी वाली रणनीति है जिसमें आप चर्चा में भी बने नहीं रहना चाहते? पवन जी, आप जहां खड़े हैं साबरमती के किनारे, वहीं से शुरुआत की थी राहुल गांधी जी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के 2 दिन पहले, और हजारों की हुजूम थी वहां, सबने देखा है। अब बहुत सारे लोगों की याद कमजोर हो गई है, भाजपा वालों की, तो उसका कोई इलाज नहीं है। हमारे सारे सीनियर नेता, चाहे अशोक गहलोत जी हो, कमलनाथ जी हो, भूपेश बघेल जी हो, लगातार गुजरात के दौरे पर हैं। 2 दिन पहले चूंकि मोरबी की घटना हो गई, इसलिए हम लोगों ने शोक संतप्त परिवार के उसमें श्रद्धांजलि देने में हम लोगों ने उस यात्रा को 1-2 दिन आगे बढ़ा दिया, और वो यात्रा भी शुरू हो गई है 5 जोन में। 3500 किलोमीटर की यात्रा होगी, हर विधानसभा में जाएंगे। और भाजपा के जो कुरीतियां हैं, जो कुशासन है, जो 15 वर्षों से जो वहां झूठा विकास का मॉडल पूरे राज्य में फैलाने का काम किया गया और दिखावा किया गया, उसको हम उजागर करने का काम करेंगे। जो सरकार के आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं है, कहती है सरकार के आंकड़े की किस तरह वहां पे भ्रष्टाचार का आलम है कि हर 2 में से 1 गुजराती को कोई ना कोई स्थानीय कामों के लिए ब्राइब देना पड़ा है। इसके अलावा जिस तरह से बेरोजगारी का आलम है, वहां का युवा लगातार परेशान है। इन सारे मुद्दों को, महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए, वो भी आप देखिएगा किस तरह का हालात है वहां। इन सारे मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी जनता के बीच निरंतर लगातार काम कर रही है। हमारे सभी नेता स्थानीय स्तर पर जा रहे हैं। बस बात यह है 2017 के मुकाबले की स्थिति में योग नहीं। 2017 में तो पाटीदार आंदोलन भी था। अब की बार कौन सी वो बातें हैं? पवन, महंगाई, जो ये सब मुद्दे गिना रहे हो आप, हर चुनाव में गिनवाते हो। पवन जी, अब की बार पाटीदार भी आपके साथ नहीं है। पवन जी, इस बार जो मुद्दे हैं जी, गुजरात के साथ जिस तरह से धोखा किया गया है और गुजरात की जनता पर जिस तरह कर्ज लादा गया है, जिस तरह से लोग महंगाई बेरोजगारी से वहां त्रस्त हैं, आज देश और गुजरात दोनों परेशान हैं, ये सारे मुद्दे रहेंगे। और जिस तरह से गवर्नेंस का झूठा वहां दिखावा किया गया और जो आलम है वो मोरबी में भी दिखने को मिला है, किस तरह से हादसे हो रहे हैं और बड़ी बड़ी मछलियां नहीं पकड़ी जा रही। हम दो और हमारे दो और जनता को छोड़ दो, ये नारा है भाजपा का वहां। इस नारों के विरुद्ध जनता वहां देख रही है कैसे शराब नशाबंदी प्रदेश में कांग्रेस वही लगातार आरोप लगा रही है जो हर बार लगाती है। लेकिन उनका दावा है कि अब की बार उनके नेता 3500 किलोमीटर की गुजरात में यात्रा कर रहे हैं। तो क्या ये जो अंडरग्राउंड बैठकों का दौर है, इसको लेकर बीजेपी में कोई रणनीति है उसको काउंटर करने के लिए, या फिर सिर्फ ये दावा भर है, जमीन पर कांग्रेस काम नहीं कर रही है? पवन जी, भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी के कामकाज को और अपने काम को मेहनत से चुनाव हम जीतना चाहते हैं। कौन से पार्टी दूसरे पार्टी क्या कर रही है इसका हम परवाह नहीं करते हैं। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को बार बार गुजरात पे मिला है। इस बार भी भव्य जीत हमारी होने वाली है। तो इसलिए हम दूसरा क्या कर रहा है, उनके खेमे में क्या निराशा है या क्या किस प्रकार का कवायद चल रहा है, उस पर हम फोकस नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त पार्टी है और बूथ स्तर तक और हर मोहल्ले में, हर बूथ में बीजेपी बहुत ही स्ट्रांग है और जनता का सेवा हमने पिछले 5 साल पहले के तुलना में भी ज्यादा किया है। तो इसलिए उसके आधार पर हम जनता के पास जा रहे हैं। दूसरे पार्टी क्या कर रही है, क्या माथापच्ची कर रही है, क्या जनता को लुभाने के लिए, जनता को भ्रम पैदा करने के लिए क्या कर रही है, हम उस पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं। हम केवल और केवल एक सकारात्मक दृष्टिकोण से हमारे काम के लिए जनता को फिर एक बार एक बड़े आशीर्वाद देने के लिए उनके पास जा रहे हैं और ऐसा भव्य जीत होगा, हमें इसका अंदाजा अभी से है।
पवन जी, माननीय हमारे साथी को तो देखिए, बीजेपी आश्वस्त है, कह रही है कि काम के दम पर हैं और कांग्रेस पार्टी कमियां गिना रही है। लेकिन अब की बार गुजरात के चुनाव में तीसरा फैक्टर भी है। क्या आम आदमी पार्टी नोटा से आगे बढ़ पाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछली बार नोटा ने बहुत सारे चुनावी नतीजे प्रभावित किए थे। और इसी बीच एक बड़ी खबर, चुनाव ऐलान के बाद पीएम मोदी का पहला गुजरात दौरा प्रस्तावित होगा। प्रधानमंत्री मोदी रविवार को 3 अलग अलग जगहों पर रैली करने वाले हैं। रविवार को गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। तो चुनाव ऐलान के बाद ये पहला प्रधानमंत्री का दौरा प्रस्तावित हुआ है। आपको बता दें, स्टार प्रचारकों की लिस्ट जल्दी बीजेपी की ओर से जारी कर दी जाएगी, लेकिन इससे पहले रविवार को आप कह सकते हैं एक माहौल सेट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात का दौरा होगा, जहां 3 अलग अलग जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियां करने वाले हैं। चुनावी बिगुल चुनाव में गुजरात में फूंका जाएगा। आज चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है 2 फेज में। आपको बता दें, गुजरात में इलेक्शंस होना है और इसका जो रिजल्ट है वो हिमाचल के साथ ही आएगा। तो देखा आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद रविवार को पहली बार गुजरात वापस आ रहे हैं और एक बार फिर वो चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। यानी बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक की एक बार फिर चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद एंट्री हो रही है। निर्णय जी, प्रधानमंत्री मोदी का क्या प्रोग्राम है, कहां कहां वो संबोधित करने वाले हैं? देखिए पवन, एक बात समझिए, जो मोमेंटम नरेंद्र मोदी ने बिल्टअप किया है गुजरात में, अभी एक दिन पहले तक वो गुजरात में थे, अब चुनाव के ऐलान होते ही वो उसको और एक लेवल अप ले जाना चाहते हैं, उसे अब वो डाउन नहीं होने देना चाहते। इसीलिए सीधे 6 तारीख को वो गुजरात आ रहे हैं, जहां वो उन इलाकों में जाएंगे जहां पहले चरण में चुनाव होने वाले हैं, सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में। सबसे पहले वो भावनगर जाएंगे। भावनगर में एक समूह लग्न कार्यक्रम है और उसमें वो शिरकत करेंगे, वहाँ उनका संबोधन भी होगा। और उसके बाद वो वहाँ से जाएंगे वलसाड़ और वलसाड़ से फिर वो जाएंगे सुरेंद्रनगर। इन दोनों जिलों में उनकी जनसभाएं हैं, बड़ी जनसभाएं, उन्हें वो संबोधित करेंगे। और मैं आपको बता दूं, वलसाड़ और सुरेंद्रनगर बहुत ही क्रूशल जिले भी हैं। भावनगर में काफ़ी क्रूशल जिला है, सौराष्ट्र और साउथ गुजरात के एरिया में पड़ते हैं, जहाँ पहले 89 सीटों पर चुनाव होने हैं। और आपको बता दें कि ये सिर्फ शुरुआत है, यहाँ से इलेक्शन का टोन सेट होगा। इन पहले 3 रैली में आपको बहुत सारी चीज़ों के इंडिकेशन भी मिलेंगे कि चुनाव प्रचार को किस लेवल पे ले जाना चाह रही है बीजेपी। और उसके बाद आप देखिए कि कितनी रैलीज उनकी ऑलरेडी प्लान है, जो कि हमारे यहाँ पे लोकल सोर्सेज से बात हुई है। पिछली बार उन्होंने 38 सभाएं की थी गुजरात में, और इस बार बताया जा रहा है कि उससे कुछ ज़्यादा सभाएं उनकी होने वाली हैं। लगातार एक धुआंधार प्रचार का पूरा तो नरेंद्र मोदी एक ट्रम्प का वो पत्ता है जो हर बाजी को बदल सकते हैं। 2017 में उन्होंने बाजी बदली थी। कांग्रेस प्रवक्ता से हम यही पूछना चाहेंगे, सर, मोदी सबसे बड़ा फैक्टर है बीजेपी के लिए, उसकी काट आपके पास क्या है? देखिए, मोदी का जो प्रभाव है उसको कैसे देखते हैं आप? पवन जी, मोदी जी का निश्चित तौर पे देश की जनता में और गुजरात में भी प्रभाव है, लेकिन गुजरात की जनता ये बार बार पूछ रही है कि इतने प्रभावित प्रधानमंत्री, इतनी मजबूत प्रधानमंत्री और राज्य में भी सरकार होने के बाद भी गुजरात यदि कर्जों से दबा हुआ है, इतना ज़्यादा कर्ज हो गया, इतनी बेरोजगारी हो गई, इतने लोग महंगाई से परेशान हैं, युवा दर दर भटक रहा है, तो अब क्या मिलना चाहिए प्रधानमंत्री जी को कि उसके बाद यहाँ के लोगों की, गुजरात के जनता को राहत मिलेगी? इतने अगर परेशान है तो मोदी के प्रति प्रेम कम होता हुआ दिखता क्यों नहीं? मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ, आप हर बार वही आंकड़े ले आते हैं। मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर आपको लग रहा है सचमुच इतनी बुरी हालत है तो मोदी से जनता नाराज क्यों नहीं होती, और क्यों आप अपने आप को सही साबित नहीं कर पाते? मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री नहीं बनना है, सबको पता है। और गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं और जिस तरह का शासन प्रशासन वहां चल रहा है, जिस तरह भय भूख भ्रष्टाचार का शासन है, जिस तरह मिस गवर्नेंस हुआ है, लोगों की जान जा रही है, कोविड के टाइम जो इस तरह से विश्व कीर्तिमान स्थापित कुप्रबंधन के लिए किया गया, सबने देखा है। और उसके जवाब जनता चाह रही है। जनता को चाहिए एक ऐसा अल्टरनेटिव चुनाव में यही बातें होती हैं, यही आंकड़े होते हैं, गुजरात के विकास के लिए हो, गुजरात के जनता के कल्याण के लिए हो। और गुजरात की जनता का कल्याण कब होगा?
जब गुजरातियों का जी, स्वाभिमान, बिल्कुल। गुजरातियों का मान सम्मान, गुजरातियों को रोजगार, गुजरातियों का स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार, ये होगा। वहां उजाला आएगा। अभी भी गांव में बिजली नहीं है। वो किसान जो है डबल इनकम के लिए अभी भी ढूंढ रहा है कि सरकारें जो वादा की थी कहां गया। ये मजदूरी क्या है जानते हैं? दो रुपया, ठीक है। 285 रुपया है। एक सुन लीजिए। बगल के गुजरात एक में सवाल सुन लीजिए। मैं 315 सिर्फ ये रुपए कह रहा हूं, हम दे रहे हैं। आप कह रहे हो ये कि सारी चीजें जो है जनता गुजरात देख का रही है। गौरव कैसे बढ़ेगा, ये सब बातें आप कर रहे हैं जी। लेकिन वही गुजरात जब नरेंद्र मोदी को ही अपना गौरव मान ले तो उसके लिए आपके नहीं, पास क्या तोड़ है? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं देखिए क्योंकि गुजरात, आप लगातार कोशिश करें 2002 से आज तक उस तिलिस्म को तोड़ नहीं पाए आप। मैं ये कह रहा हूं कि काउंटर क्या है देखिए, आपका? ये आंकड़े हर बार समय, बताते हैं आप, पवन जी, लेकिन मोदी के कद में प्यार में कोई कमी नहीं आई। पवन जी पूरा देश, पूरा गुजरात उनको प्यार करे, लेकिन गुजरात की जनता जो चाहती है उसका कल्याण कैसे होगा? दो मित्रों का कल्याण जनता नहीं चाह रही है। वहां पे ड्रग का गुजरात नहीं बनाना चाहती है। जिस तरह ड्रग वहां फैल रहा है, जिस तरह शराब से लोग मर रहे हैं और बड़ी मछली नहीं पकड़ी जा रही है, फैक्ट्रियां लगातार वहां शराब की और ड्रग्स की दिख रही हैं। मोरबी में क्या हुआ सबने देखा। जी, तो अब मैं लोग आपको ये रोकूंगा पूछना एक भी बार। चाहते हैं। देवेंद्र के कि पास यदि- चलते हैं। देवेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसको कहा जाता है कि 24/7 पॉलिटिशियन है, तारीखों का ऐलान होते ही वो एक बार फिर यहां गुजरात के रण में उतर गए हैं। मोदी हर बाजी को पलट देते हैं। 2017 हमें याद है, काफी नजदीकी मुकाबला था, उन्होंने 38 रैली की, सब पलट दिया। मोदी मोमेंटम सेट कर चुके हैं। तो क्या मोदी एक बार फिर उसी मोड में आ रहे हैं? ये चुनाव मोदी खुद अपनी कमांड में लड़ रहे हैं या नीचे वाली लीडरशिप पर भी कुछ भरोसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं पवन। इस बार का पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों में केंद्रित कर रखा है और सब कुछ जो आप डेवलपमेंट देख रहे हैं पिछले 1.5 सालों में गुजरात में, 1.5 साल पहले उन्होंने ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया। और मैं आपको वो प्रसंग बताऊं कि गुजरात में जब वहाँ पे पिछली बार मुख्यमंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल का चेहरा बदला गया था, उससे कुछ महीने पहले वहाँ पर एक बाई इलेक्शन हुए थे और उस बाई इलेक्शन में कांग्रेस और बीजेपी को बराबर सीटें आई थी। शायद 6 सीटों पर चुनाव हुआ था जिसमें 3 कांग्रेस 3 बीजेपी को आई थी। और वहाँ पर वो नतीजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने पॉलिटिक्स के लिए उनको ये लगा कि अब उनको इसमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। पिछले विधानसभा चुनाव जैसा फिर से वैसी ही तस्वीर दिखे, ये वो नहीं चाहते, क्योंकि पिछले चुनावी नतीजे के बाद, हालांकि ये लगभग तय माना जा रहा था कि बीजेपी को पिछले चुनाव में बहुत ज़्यादा मुसीबत थी, नतीजों में भी वही कन्वर्ट होते दिखा। तो उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये उम्मीद थी कि आगे चीज़ें बहुत ज़्यादा ठीक हो जाएंगी। लेकिन तकरीबन 1.5 साल पहले जब बाई इलेक्शन के रिजल्ट आए थे और उसके बाद पीएम मोदी ने, आप देखें तो न सिर्फ सरकार का चेहरा बदला बल्कि संगठन में भी आवश्यक जो बदलाव थे, जैसे वहाँ के संगठन महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष में बिल्कुल नहीं बन रही थी, उनको अलग किया गया, नया प्रदेश अध्यक्ष दिया गया। उस प्रदेश अध्यक्ष को दिया गया जो कि डिलीवर करने के तौर पे जाने जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद खास रहे हैं। CR पाटिल का पूरा सिस्टम देखिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि देश में बहुत कम ऐसे पॉलिटिशियन होंगे जो कि इस प्रकार के सिस्टम से काम करते हैं और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे रिपोर्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे चुनाव को इस बार अपने हाथों में केंद्रित कर रखा है और उससे बीजेपी नेताओं को इस बार ये उम्मीद हो रही है कि वो शायद अपने रिकॉर्ड को ही तोड़ेंगे। हालांकि आप लगातार इलेक्शन में देखें तो बीजेपी की सीटें कुछ ही सही लेकिन कम लगातार हुई हैं, वोट परसेंटेज में भी कमी रही कई बार। तो उस स्थिति में इस बार अगर उनको अपना रिकॉर्ड बनाना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे चुनाव की कमान अगर अपने हाथों में रखी है, फेस तो हमेशा से ही रहते हैं, लेकिन इस बार चुनाव की छोटी छोटी चीज़ें जो भी हैं वो हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि वो पीएम उन सारी चीज़ों पे अपडेट लेते हैं, निर्देश देते हैं और वहाँ पर ये बीजेपी के लिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात होगी कि उनके पास इससे बेहतर कोई व्यक्ति नहीं जो पॉलिटिक्स को, ग्राउंड पॉलिटिक्स को उसी प्रकार से समझता हो और चेहरा भी वैसे ही बना हुआ हो। पवन, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।